देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो इनकम टैक्स के अमेंडमेंट हम अभी पढ़ने वाले हैं, ये फाइनेंस एक्ट 2019 के हैं, जो 2020 में जो सीए के और सीएमए और सीएस के एग्ज़ाम होंगे इंटर के, उसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो मैं आता हूँ अपने अमेंडमेंट्स पर। तो पहला हमारा अमेंडमेंट है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से। तो इसमें जो हम ग्रोथ सैलरी में से सेक्शन 1A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का जो माइनस करते हैं, उसको इस साल बढ़ा के 50,000 कर दिया गया, फ्लैट 50,000। तो जिसका भी सैलरी का इनकम निकल रहा है, चाहे वो करंट एम्प्लॉई हैं या जो पेंशनर्स हैं, उनको ये 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा हमारा अमेंडमेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। इसमें दो अमेंडमेंट है, लेकिन दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। पहला अमेंडमेंट ये है कि अगर ओनर के पास ऐसो घर एक से ज़्यादा हैं, पिछला साल तक एक घर को ऐसो मानते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसका इनकम नील होता था, नैब नील होता था। इस साल से दो घर को ऐसो मानने का बेनिफिट दिया गया है, यानी दो घर को ऐसो मान सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा घर हुए तो बाकी घर को एज इट इज डीएलओ, डीम टू बी लेट आउट, मानना पड़ेगा। उसका इनकम जैसे लेट आउट घर का निकालते हैं वैसे निकालना होगा। ये हमारा इसका हाउस प्रॉपर्टी का पहला अमेंडमेंट हुआ। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है, भले ही उसका नाम नील हो, हमको इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B माइनस करने मिलता है, जिसका दो लिमिट है, एक 2 लाख का और दूसरा कितना का, 30,000 का। जो 2 लाख का लिमिट है, उसको लेने के लिए 4 कंडीशंस को पूरा करना होता है। जैसे पहला कंडीशंस ये है कि जो लोन हमने लिया है वो 1499 या उसके बाद लिया है, लोन एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। दूसरा कंडीशन ये हुआ। तीसरा कंडीशन ये है कि जो जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने लोन लिया है, घर उस फाइनेंशियल ईयर के बाद से 5 साल के अंदर बन जाना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन, लैंडर से सर्टिफिकेट हमको लेना होता है। अगर ये चारों कंडीशन पूरा कर दें तो ऐसो घर में हमको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है 2 लाख रुपए तक का। और अगर एक भी कंडीशन पूरा नहीं हो तो कितना मिलता है, 30,000। अब क्योंकि जो फर्स्ट अमेंडमेंट अभी हमने हाउस प्रॉपर्टी का पढ़ा, जिसमें दो घर को ऐसो मान सकते हैं, दो घर को ऐसो मान सकते हैं, तो 2 लाख रुपए तक का जो डिडक्शन है, क्या वो दोनों घर में मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो दोनों भले ही ऐसो मान रहे हो, लेकिन दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है वो एग्रीगेट में 2 लाख ही रहेगा, वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बोथ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अंडर सेक्शन 24B विल बी ₹2 लाख। मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा एग्जांपल एक दिया गया है, देखिए। जैसे पहला इसको सिंपल सा केस है, केस 1 में एक्स के पास अगर 3 घर हैं और तीनों एसओ हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन 1 में मैंने क्या रखा, हाउस 2 और 3 को एसओ मान लिया, हाउस 1 को मैंने मान लिया डीएलओ। तो इन दोनों का इनकम जो निकालेंगे तो नैब नील होगा, इसका जैसे लेट आउट का निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ऑप्शन 2 में मैंने हाउस 1 और हाउस 3 को एसओ मान लिया, हाउस 2 को मान लिया डीएलओ। ऑप्शन 3 में मैंने हाउस 1 और हाउस 2 को एसओ मान लिया और हाउस 3 को मान लिया डीएलओ। तो तीनों ऑप्शंस में देख लेंगे भी किसमें इनकम सबसे कम आता है या फिर लॉस ज़्यादा आता है, वही ऑप्शन को चूज करेंगे। इसका फॉर्मूला भी ये निकालने का डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन ये तीन ऑप्शंस आपको माइंड में रखना है कि किस ऑप्शन में हमारा इनकम सबसे कम आ रहा है, उसको चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर दो घर का जो बेनिफिट मिल रही है, हमारा अमेंडमेंट हुआ है सो मानने का। दूसरा देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन है, तो इसमें देखिएगा मैंने 3 एग्जाम्पल छोटे से लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि ओनर के पास 2 घर हैं, दोनों ऐसो हैं, और लोन मैंने एक्विजिशन के लिए माना, यानी कंस्ट्रक्शन का कोई इशू ही नहीं है, तो ऑलरेडी घर हमारे पास आ गया, तो 5 साल वाला कंडीशन इसमें चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ये सारे मैंने इंटरेस्ट दिए यहाँ पर। जैसे आप सीरियल नंबर 1 में देखेंगे कि हाउस 1 में 80,000 रुपए तक का इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, और ये लोन जो लिया है 1499 या उसके बाद का लिया है, यानी इसमें 2 लाख तक का डिडक्शन हमको मिलता है, तो 80 का मिल जाएगा। हाउस 2 में भी लोन जो लिया है 1499 के बाद लिया है, तो इसका कितना इंटरेस्ट है 110, दोनों ये भी मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 190, 2 लाख के नीचे, दोनों का हमको 190 मिल जाएगा, 2 लाख के नीचे है। ऑप्शन 2 में मैंने क्या किया, सेम केस रखा, 1499 के बाद ही लोन लिया मैंने दोनों घर में, लेकिन जो हाउस 2 है उसका मैंने इंटरेस्ट रखा 180 और हाउस 1 का इंटरेस्ट मैंने रखा 60। अब दोनों 2 लाख के नीचे है, दोनों का मिल जाना चाहिए। तो 60 और 180 कितना हुआ, 240, 2 लाख से एक्सीड कर गया, 2 लाख से एक्सीड कर गया, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख रुपया।
तो लास्ट में मेरा देखिए यहाँ डिडक्शन 2 लाख का मिल रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है, सीरियल नंबर 3, उसमें देखिएगा मैंने जो 70,000 का इंटरेस्ट हाउस 1 में लिया है वो 1/4/99 के पहले का लोन लिया हुआ है, ठीक है। और हाउस 2 में जो लिया हुआ मैंने 1/4/99 के बाद है। 1/4/99 के पहले यानी कि जो 2 लाख का लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो हमारा डिडक्शन रहेगा वो कितना रहेगा, 30,000। 2 लाख का उसमें लिमिट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 1/4/99 के पहले लोन लिया हुआ है। तो इसमें 30 मिलेगा। और हाउस 2 में देखिए 240 हो गया, तो उसमें कितना मिलेगा, 2 लाख। तो 2 लाख इधर और 30 इधर, एलिजिबल कितना हुआ, 230। डिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से अमेंडमेंट समझ में आ जाना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आप आएगा तो इसको लिंक करके आप बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट पे। अमेंडमेंट नंबर 3 एंड 4, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी का। इसमें भी 2 अमेंडमेंट है, एक सेक्शन 43D में, एक सेक्शन 43B में। तो हम पहले 43D पढ़ते हैं, समझते हैं उसको। 43D सेक्शन में पहले एक चीज समझ लीजिए आप, आपने पीजीबीपी में पढ़ा होगा कि नॉर्मली जो एसएससी होता है, जो बैंक्स वगैरह नहीं है, एनबीएफसी नहीं है, उनको बैड डेट्स अलाउड होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउड नहीं होता। लेकिन बैंक्स एनबीएफसी को प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउड है, 10% या 5%। अपना इनकम का उन लोग एज ए प्रोविजन को पीएल में डेबिट कर सकता है। चलो कर दिया। अब कभी ना कभी तो इसका रिकवरी होगा, कभी ना कभी तो इसका मिलने का श्योरिटी होगा। तो सेक्शन 43D बोलता है कि जो नॉर्मली बैंक्स होते हैं, जब वो बैड डेट्स का रिकवरी करते हैं, प्रोविजंस का रिकवरी करते हैं, वो टैक्सेबल किस साल होगा, टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल वो अपने पीएल में क्रेडिट करेंगे और जिस साल एक्चुअली वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, जो दोनों में पहले आएगा। जब वो अपने पीएल में डालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और जब पहले रिसीव करेंगे विच एवर इज अर्लियर, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये प्रोविजन बैंक्स पे एप्लीकेबल था और इस साल से इसको एनबीएफसी पे भी क्या कर दिया, एप्लीकेबल। यानी कि एनबीएफसी जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को अपने पीएल में डेबिट करती है, अगर वो उसको रिकवरी कभी फ्यूचर में करेगी तो टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल वो उसको अपनी पीएल में दिखाए या फिर जब वो एक्चुअली उसको रिसीव करे, जो पहले आएगा। ये पहला अमेंडमेंट 43D। दूसरा अमेंडमेंट है 43B। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 43B का जनरली एग्जाम में जब क्वेश्चन बड़ा रहता है तो केस स्टडी से या फिर नॉर्मली जो बेसिकली बड़ा क्वेश्चन में इसका एक पॉइंट हमको हमेशा मिलता है 43B का। ये सेक्शन डिसअलाउंस का, यानी कि इस सेक्शन में ये बताया जाता है कि एसएससी का अकाउंटिंग कुछ भी हो, इनकम निकालते समय बोलता हो आपका अकाउंटिंग से हमको मतलब नहीं है, कुछ खर्चे ऐसे हैं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में वो खर्चे दिए हैं, जो खर्चों को पेमेंट करेंगे तभी वो पीएल में डेबिट होगा। यानी पेमेंट अगर करेंगे तो डेबिट होगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो पीएल में डेबिट नहीं होगा, पेमेंट करना जरूरी है। तो उसमें एक पॉइंट और डाल दिया 43B में कि अगर कोई एसएससी एनबीएफसी से लोन लेता है, कुछ पैसा उससे लेता है, तो उसको इंटरेस्ट देना होगा। तो नॉर्मली खर्चे एक्रूवल बेसिस में पीएल में डेबिट होते हैं, बट इस केस में जो इंटरेस्ट एसएससी एनबीएफसी को दे रहा है वो तभी पीएल में डेबिट होगा जब एक्चुअली वो एनबीएफसी को पैसा देगा। नॉर्मली अकाउंट पे चेक से या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करेगा, पैसा देगा तभी पीएल में डेबिट होगा, नहीं तो पीएल में डेबिट नहीं होगा। कब देना है, या तो सेम प्रीवियस ईयर में दे दो, हम लोग का प्रीवियस ईयर 1920 है, या फिर कब, अगले साल में असेसमेंट ईयर में, लेकिन रिटर्न फाइल करने के पहले। दोनों केस में इसी साल के पीएल में 1920 के पीएल में डेबिट हो जाएगा। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मेरा एग्जांपल दिया हुआ है। तो 43 भी देखिए, इसमें 6 खर्चे हैं, वो आपको ध्यान में होने चाहिए, एकदम माइंड में एकदम वो क्लियर होने चाहिए कि खर्चे क्या है। जैसे सेक्शन आया खर्चे आपके माइंड में आ जाने चाहिए। सबसे पहला खर्चा है टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी आ जाएगा। दूसरा है हमारा बोनस एंड कमीशन। तीसरा है इंटरेस्ट, अगर हम किसी को दे रहे हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बैंक्स वगैरह, कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें देखिए आपको रेड कलर में मिल रहा होगा एनबीएफसी, तो इस साल से इसमें एनबीएफसी भी आ गया है, ठीक है। और फोर्थ है लीव सैलरी इनकैशमेंट, फिर है पांचवा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपरनेशन फंड, और लास्ट है पेमेंट टू रेलवे। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो एक्रूवल बेसिस से पीएल में डेबिट नहीं होते हैं। ये खर्चों को अगर पीएल में डेबिट करना है तो एनी हाउ इसका पेमेंट करना ही होगा, यानी पेमेंट बेसिस इस पे एप्लीकेबल है। तो कब पेमेंट करना है, सेम प्रीवियस ईयर में कर दो, रेलेवेंट 1920, या फिर अगले साल लेकिन रिटर्न फाइल करने के पहले। और अगर बाद में करेंगे तो जिस साल पेमेंट करेंगे उस साल के पीएल में डेबिट होगा। समझ रहे हैं, पेमेंट होगा डेबिट होगा, पेमेंट नहीं होगा डेबिट नहीं होगा। तो मैंने एग्जाम्पल एक दिया, देखिए 1920 में एनबीएफसी को इंटरेस्ट 10 लाख रुपए देना था, एसएससी कंपनी है, तो इसका ड्यू डेट क्या होगा, 30/9/20,
1920 का ड्यू डेट होगा 30/9/20। तो पहला केस में 18/12/19 को पेमेंट किया गया, तो 19/20 हुआ सेम प्रीवियस ईयर में, तो 43 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, 1920 में ये खर्चा पीएल में डेबिट हो जाएगा। सेकंड केस में अगर ये 15/6/20 को प्रीवियस ईयर के बाद लेकिन 30/9/20 के पहले पेमेंट कर देता है, तो उस केस में 30/9/20 के पहले पेमेंट किया रिटर्न फाइल करने के पहले, तो भले ही प्रीवियस ईयर 20-21 है लेकिन डेबिट कब होगा 19/20। ये सेक्शन 43B में दिया हुआ, यानी कि डिसअलाउंस नहीं हुआ, अलाउड हो गया। और तीसरा में देखिए 17/11/20 को पेमेंट किया, यानी कब 20-21 यहाँ भी है लेकिन रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट के बाद है, तो इस साल के पीएल में डेबिट नहीं होगा। ये कब डेबिट होगा 20-21 में, यानी कि सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। तो बस एनबीएफसी का इसमें इंटरेस्ट आ गया, वो ध्यान रखिएगा आप लोग 43B में। नेक्स्ट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें छोटा सा क्वेश्चन आप बनाते ही आपको पता ही है। अब जब हम लॉन्ग टर्म एसेट जो होता है 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना के ऊपर, तो उसमें इंडेक्सेशन करते हैं। इंडेक्सेशन करने का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, तो ऊपर में देखिएगा न्यूमरेटर में प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर का सीआई आता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो इस साल का सीआई कितना है 289। एमसीक्यू में पूछ सकता है, बाकी प्रैक्टिकल आपको ध्यान में है ही इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेंडमेंट नंबर 6, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये बेसिकली कंपनी के लिए है, तो जाहिर सी बात है सीएस के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, बाकी कोर्सेज भी इसमें ध्यान रखेंगे। तो 115 क्यूए का थोड़ा सा हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ये सेक्शन है क्या। अमेंडमेंट के पहले एक प्रोविजन इसमें है, अभी भी है। प्रोविजन ये है कि कोई भी अनलिस्टेड कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से अगर अपना ही शेयर परचेज कर लेती है तो उसको बायबैक बोलते हैं। कंपनी अपना ही शेयर अपने ही शेयर होल्डर से अगर परचेज कर ले उसको बायबैक बोलते हैं। तो बायबैक अगर कंपनी करती है शेयर होल्डर से, तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला, कंपनी बायबैक करती कहाँ से है, प्रॉफिट से, तो कंपनी एक तरह से क्या कर रही है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा पॉइंट, शेयर होल्डर का शेयर क्या हो गया, ट्रांसफर, तो कैपिटल गेन तो एप्लीकेबल होना चाहिए। शेयर होल्डर का शेयर क्या हो गया, ट्रांसफर। तो उस केस में 115 क्यूए सेक्शन में जो पहले ये लिखा हुआ था कि अगर अनलिस्टेड कंपनी अपना कोई इनकम बायबैक के फॉर्म पे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस पर टैक्स देने का ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर आएगा। उस पर टैक्स देने का, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं इसको, उसका ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर आएगा, शेयर होल्डर के हाथ में वो सेक्शन 1034A में एग्जेम्प्ट है। जिस तरह से डिविडेंड में एग्जेम्पशन मिलता है वैसे इसी में भी एग्जेम्पशन मिलता है, तो कंपनी इस पे टैक्स देगी। तो ये प्रोविजन जो एप्लीकेबल पहले था अनलिस्टेड पे था। ये डेट देखिएगा 5 जुलाई 2019 से 5 जुलाई 19 या उसके बाद से ये प्रोविजन लिस्टेड कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है। लिस्टेड कंपनी भी या तो बायबैक करेगी, हम जो जिस प्रीवियस ईयर हम पढ़ रहे हैं 1920 का, लिस्टेड कंपनी भी अगर बायबैक करेगी 5 जुलाई 19 के बाद, तो उसको फिर बायबैक पे टैक्स देना होगा। तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, एग्जेम्प्ट। ये हमारा अमेंडमेंट है। अब रहा बात इनकम कैसे निकालते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल आपको ऐसे ही बता देता हूँ। सपोज करिए कोई कंपनी है लिस्टेड या अनलिस्टेड, उसने कुछ सालों पहले अपने को शेयर इशू किए थे। जो शेयर इशू किए थे वो 10 लाख में इशू किए थे। कंपनी आज के टाइम पे 5 जुलाई 19 के बाद शेयर को 15 लाख में बायबैक कर लेती है। शेयर लिए इशू कितने में किए थे, 10 लाख, वापस कितना करती है 15, तो कंपनी 5 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा दे रही है। तो कहाँ से दे रही होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये 5 लाख हुआ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इस 5 लाख पे कंपनी को 20% टैक्स देना होगा, प्लस सरचार्ज और सेस भी देना होगा। कब तक देना होगा, 14 डेज के अंदर। कंपनी को 14 डेज के अंदर ये टैक्स का पैसा सरकार को पहुंचा देना होगा। ये 14 डेज ध्यान रखिएगा, इससे एमसीक्यू पूछ देता है। ठीक है, और आप शेयर होल्डर का उनके हाथ में ये एग्जेम्प्ट है, तो उनके ऊपर ये प्रोविजन टैक्सेबिलिटी का एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आते हैं 7 नंबर में। ये भी कैपिटल गेन का ही है। इसमें 2 अमेंडमेंट है 7 और 8 में। मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, सेक्शन 54 जीबी, दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रैक्टिकल लाने का पूरा इसमें चांस है। तो सेक्शन 54 आपको ध्यान में होगा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जब कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म को बेचते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म गेन होगा उसमें एग्जम्पशन लेने के लिए नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। तो जितना का प्रॉपर्टी बनाते हैं या परचेज करते हैं उतना का लॉन्ग टर्म गेन में एग्जम्पशन मिल जाता है। यानी अगर लॉन्ग टर्म गेन अगर हमको 20 लाख हुआ और नया घर अगर 15 लाख का लिए हैं तो 15 लाख तक हमारा गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये प्रोविजन था। एक प्रोविजन ये भी था कि 2 घर का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 1 घर का मिलेगा, नया घर जो लेते हैं हम लोग।
यानी अगर किसी ने अगर एक घर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो घर लिए तो दो का एग्जम्पशन नहीं, किसी एक का मिलेगा। तो अमेंडमेंट ये हुआ है इस साल से कि अगर वही एसएससी जो इंडिविजुअल है जो 54 में एग्जम्पशन लेना चाहता है, इस साल से दो घर को परचेज करके वो एग्जम्पशन इंडिया में ले सकता है। इंडिया में दो घर लेके परचेज करके या बना के ले सकता है। बट कंडीशन ये है कि उसका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ के ऊपर ना हो, 2 करोड़ के नीचे होना चाहिए, और ये ऑप्शन लाइफ टाइम में एक बार है। ये अमेंडमेंट है, दो घर का एग्जम्पशन मिल जाएगा, दोनों को मिला के फिर एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा हमारा अमेंडमेंट है कैपिटल गेन में, हमारा सीरियल नंबर 8 चल रहा है 54 GB। 54 GB में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल और एचएफ जो होते हैं बेसिकली अपना लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल एसेट, जिसमें रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या प्लॉट ऑफ लैंड आता है, उसको बेचते हैं। लॉन्ग टर्म में तो लॉन्ग टर्म गेन होगा। उसमें एग्जम्पशन अगर लेना है तो जो नेट कंसिडरेशन आता है उसको एक एलिजिबल कंपनी और स्टार्टअप में लगाना होगा रिटर्न फाइल करने के पहले। फिर कंपनी क्या करती है, उस पैसा से शेयर कंपनी उसको इशू करेगी, तो कंपनी उस पैसा से फिर नया मशीन परचेज करती है। तो नया मशीन परचेज करती है, तो नया मशीन परचेज करने पे फिर उस एसएससी को जिसने घर बेचा था, प्रॉपर्टी बेचा था, उसको एग्जम्पशन मिलता है। उसमें कुछ कुछ प्रोविजन ये था कि शेयर परचेज करने के बाद 50% का ओनरशिप कम से कम कंपनी में होना चाहिए, इसको घटा के 25% कर दिया गया। ये पहला अमेंडमेंट पॉइंट नंबर सी में आपको मिलेगा। जो ओनरशिप 50% था उसको घटा के 25% कर दिया गया है। दूसरा, ये सेक्शन 19 तक एप्लीकेबल था, इसको बढ़ा के 21 तक कर दिया गया है। और तीसरा, जब कंपनी में या स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं तो कंपनी जो नया एसेट परचेज करती है, मशीन हो सकता है या कंप्यूटर हो सकता है, तो उसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल। यानी एग्जाम्पशन कंटिन्यू करने के लिए कम से कम 5 साल तक उसको एसेट को कंपनी को होल्ड करना होता है। बट अगर कंप्यूटर अगर होगा, अमेंडमेंट ये हो गया है कि जो 5 साल था उसको घटा के 3 साल कर दिया गया है। तो 3 अमेंडमेंट हुए इस सेक्शन में। पहला, लॉक इन पीरियड को ओनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, बाकी मशीन्स में नहीं, उसमें 5 साल ही रहेगा। 3 साल का लॉक इन पीरियड कर दिया। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी, इसका जो एक्सटेंशन है वो 21 तक कर दिया गया सेक्शन का। और तीसरा पॉइंट है कि जो ओनरशिप 50% होना चाहिए था उसको घटा के 25% भी अगर होगा तो अमेंडमेंट ये है कि एग्जम्पशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अदर सोर्स में। अमेंडमेंट नंबर 9, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें हमारा एक सेक्शन है 56(2)(7)(b। अदर सोर्स का सेक्शन है, ये बेसिकली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। कंपनी कौन सा? क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी नहीं होता है और जो प्राइवेट कंपनी होता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी इसमें आ जाएगा। थोड़ा सेक्शन आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी अपना कोई शेयर अगर रेसिडेंट को इशू करती है तो एक शेयर का वैल्यू होता है फेस वैल्यू, जिस वैल्यू पे शेयर का रजिस्ट्रेशन होता है। एक होता है शेयर का मार्केट प्राइस, भी कितना उसका वैल्यू, क्योंकि क्लोजली हेल्ड कंपनी है, पब्लिक है, तो बैलेंस शीट से वैल्यूएशन करेंगे, तो इसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। एक वो वैल्यू होता है। और तीसरा एक होता है इशू प्राइस। तो अगर कोई कंपनी 10 रुपए का शेयर, जिसका वैल्यू सपोज करिए कि बैलेंस शीट के हिसाब से 30 आना चाहिए, तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर को 30 के बजाय 35 में इशू कर देती है, तो एक्स्ट्रा कंपनी कितना रिसीव कर रही है? 5 रुपीज। ये 5 रुपीज कंपनी का जो इशू कर रही है वो इनकम माना जाएगा। यानी कंपनी के हाथ में इनकम फ्रॉम क्या होगा? अदर सोर्स। तो अगर 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला और 1 लाख शेयर है तो 1 लाख इंटू 5 लाख रुपए कंपनी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। ये सेक्शन का प्रोविजन है। अब ये है कि जो सेक्शन में एक पॉइंट दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो कुछ कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन को एप्लीकेबल ना करवाए, यानी कंपनी के ऊपर ये बेसिकली एग्जम्पशन रहेगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें कुछ कंडीशंस को भी पूरा करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि अगर कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या तो ये एलएलपी होता है या बेसिकली ये अनलिस्टेड कंपनी होता है, इसका सेबी से बेसिकली क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। अगर कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग किसी वेंचर कैपिटल फंड से या वेंचर कैपिटल लिस्ट से पैसा लेता है शेयर इशू करने का, यानी एक वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने शेयर इशू किया वेंचर कैपिटल फंड को, भले ही शेयर का इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो, तो उसके ऊपर यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अमेंडमेंट ये हुआ है कि वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग अगर कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को भी शेयर इशू करता है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, तब भी यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा।
यानी टैक्सेबिलिटी राइज नहीं होगा, इतना सा अमेंडमेंट खाली है, बाकी जो सेक्शन है वो एज इट इज वही रहेगा। यानी कि शेयर किसको इशू करना है वो खाली चेंज हुआ है, पर एक नया पॉइंट डाल दिया, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये कौन होता है, पढ़ लीजिए आप, नीचे में इसको देख सकते हैं। ये बेसिकली ऐसे फंड्स हैं जो इन्वेस्टर से पैसा अरेंज करते हैं। कौन इन्वेस्टर, जो बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे पैसा अरेंज करता है और फिर पैसा रियल एस्टेट, वेंचर कैपिटल वगैरह में लगाता है। तो ये फंड जो होते हैं सेबी से रजिस्टर्ड भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 10 में आते हैं, इसी से लिंक्ड है सेक्शन 5627B में। 5627B में ये दिया हुआ है कि बेसिकली जो ये जो प्रोविजन टैक्सेबिलिटी का है 5627B में, उसमें यह है कि बेसिकली जो कंपनी अगर कुछ कंडीशंस को पूरा कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडीशन प्रिस्क्राइब करेगा एग्जाम्पशन के लिए, तो वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। जो कि हमें अभी पढ़ा हमने कि देखिए, ये पढ़ा ना हमने अभी कि शेयर को फेयर मार्केट वैल्यू से हम ऊपर इशू करते हैं, तो अगर कोई कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन बेसिकली एग्जेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस को पूरा करना होगा। तो उस केस में बोलता है कि अगर वो कंडीशन जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, अगर वो कंडीशन पूरा कंटिन्यू रहे फिर तो दिक्कत नहीं है। जहां पर कंडीशंस का वायलेशन हो गया, जहां पर कंडीशंस का वायलेशन हो गया, तो बोलता है कि जो टैक्सेबिलिटी पहले नहीं हुआ था 5627B में, वो इस साल से क्या हो जाएगा, उस साल जिस साल वो कंडीशंस को वायलेट करेगा उस साल क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो कंपनी के हाथ में वो इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा, अदर सोर्स। यानी कि 5627B में जिस कंडीशंस के बेसिस पे एग्जाम्पशन मिला है, वो कंडीशंस अगर वायलेट होगा तो कंपनी के हाथ में जो इनकम एग्जेम्प्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर, अमेंडमेंट नंबर 11। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है। इसमें हमने एक सेक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा 56(2)(10). ये 56(2)(10) जो सेक्शन है गिफ्ट का सेक्शन है। इसमें कोई अगर गिफ्ट अगर रिसीव होता है कैश में या मूवेबल प्रॉपर्टी में, या फिर मान लेते हैं कोई लैंड एंड बिल्डिंग रिसीव होता है, तो 50,000 से ऊपर जानते हैं कि वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये गिफ्ट का सेक्शन हुआ। अब जो ये गिफ्ट इनकम रिसीव होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, उसके अंदर शेयर्स भी आते हैं। तो शेयर्स जब गिफ्ट मिलेगा, जैसे अनकोटेड शेयर्स अगर मिलेगा, अनलिस्टेड शेयर, तो उसका वैल्यूएशन करना होगा। तो वैल्यूएशन करने का जो तरीका है वो सेक्शन 50CA में दिया हुआ है। तो नीचे एक सेक्शन मिलेगा आपको 50CA। 50CA में बोलता है कि सर्टेन शेयर जो रिसीव होता है उसका वैल्यूएशन करने के लिए शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू निकाला जाता है। तो जो भी अनलिस्टेड शेयर होते हैं, तो कैपिटल गेन निकालने के लिए भी जब शेयर को रिसीव होते हैं, तो अनलिस्टेड शेयर का वैल्यूएशन करने के लिए बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए कुछ मेथड प्रिस्क्राइब्ड है, कुछ मेथड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं सेक्शन 50CA में। अब अमेंडमेंट क्या है पहले वो थोड़ा समझ लेते हैं। करंटली गिफ्ट इनकम 56(2)(10) में जो हमको रिसीव होता है वो किसी किसी ट्रांजैक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिल जाए, एनजीओ से मिल जाए, ट्रस्ट से मिल जाए, रिलेटिव से मिल जाए, एग्जम्पशन उसमें मिलता है। बट ऐसा कोई एग्जम्पशन 50CA में नहीं है। तो 56(2)(10) में कुछ एग्जम्पशंस हैं एनजीओ वगैरह से, ट्रस्ट वगैरह से, मतलब जेन्युइन केसेस में गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। बट ऐसा एग्जम्पशन 50CA में नहीं दिया है। अमेंडमेंट आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 4 में। बोलता है कि बोर्ड को पावर दे दिया गया है भी ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शंस होगा जो कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस कैरी करेगा, ट्रांजैक्शन अंडरटेक करेगा, जिसके ऊपर दोनों ही सेक्शंस के 56(2)(10) एंड 50CA एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दिया, दोनों को आपस में लिंक कर दिया कि ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शंस होगा जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन होगा जिसको सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन कैरी करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जिसपे दोनों ही सेक्शन 56(2)(10) एंड 50CA एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो बेसिकली अमेंडमेंट एक्चुअली इसलिए किया है ना कि जब कोई जेन्युइन केसेस में कोई शेयर वगैरह रिसीव होते हैं, ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें बेसिकली कंट्रोल कुछ रहता नहीं है, एकदम जेन्युइन केसेस में वो रिसीव हुए हैं। तो उस केस में बोलता है कि कुछ एग्जम्पशन देना वहां पर बनता है। तो दोनों को आपस में लिंक कर दिया 56(2)(10) को 50CA में, ताकि हार्डशिप नहीं हो उन लोग को, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 80 का अमेंडमेंट में। चैप्टर अमेंडमेंट नंबर हमारा 12 है। इसमें अमेंडमेंट जो हुआ, एक नया सेक्शन आया 80EE, एक 80EEB भी है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। 80EEA में क्या है अमेंडमेंट कि बेसिकली जो पर्सन इंडिविजुअल नया घर ले रहे हैं, नया घर सपोज परचेज कर रहे हैं, और वो घर का स्टैम्प वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा का नहीं है, और उन्होंने लोन लिया होगा। लोन कब लिया है? 1419 से 31 मार्च 20 तक। तो लोन पे इंटरेस्ट भी देना होगा। तो बोलता है जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है उसका डिडक्शन मिलेगा इस सेक्शन में जीटीआई से। कितना मिलेगा? 1.5 लाख तक का। तो इंडिविजुअल्स को मिल रहा है। लोन का जो डेट है वो 1920 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1419 यानी 31 मार्च 20। स्टैम्प वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा ना हो, और एसएससी का ये पहला घर हो। जिस एसएससी ने घर लिया है, लोन लिया है, उसका ये पहला घर है। तो अगर पहले से ऑलरेडी उसके पास एक घर है तो इस सेक्शन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब अगर आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में भी मिलता है, एकदम सही है, वो मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों एक साथ चलेगा। बट अगर वहां अगर लिया जिस इंटरेस्ट का, तो यहाँ नहीं मिलेगा। सपोज करिए अगर किसी का इंटरेस्ट 3,40,000 है, नया घर उसने परचेज किया था और लोन का 3,40,000 इंटरेस्ट है, और घर मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेटआउट में तो दिक्कत ही नहीं है, घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2 लाख तक का तो डिडक्शन वहां मिल जाएगा। कितना बचा? 340 में से 2 लाख गया, 140। तो 140 का डिडक्शन कहाँ मिलेगा? जीटीआई में से 80EE में। तो हाउस प्रॉपर्टी के 24B में ले लिया 2 लाख, बैलेंस 140 का कहाँ ले लिया? 80EE में। मैक्सिमम यहाँ कितना मिलेगा? 1.5 लाख तक का। तो ये 2 लाख के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है 80EEB, ये भी इंडिविजुअल्स को मिलता है, लेकिन क्या चीज पे? इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लोन के ऊपर के इंटरेस्ट का। तो कोई अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे लेता है तो उसका इंटरेस्ट अगर देगा तो 1.5 लाख तक का डिडक्शन वो इंटरेस्ट का ले सकता है, जीटीआई में से माइनस करने मिलेगा। ओनली इंडिविजुअल्स को मिलता है, बाकी लोग को नहीं। तो कंडीशंस क्या है? इंडिविजुअल एसएससी होना चाहिए। लोन सैंक्शनिंग जो होगा वो 19-20 से लेके 22-23 के बीच में होना चाहिए, 1/4/19 से 31 मार्च 23। जिस दिन ये लोन सैंक्शन हो रहा है उसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल ना हो, मतलब जो ले रहा है खाली वही हो। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल डिडक्शन का नहीं होगा, और अगर इस सेक्शन में डिडक्शन अगर लिया तो कहीं और उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए बोला, सपोज जिस इंडिविजुअल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है वो बिजनेस कर रहा हो, तो बिजनेस करेगा तो पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके इंटरेस्ट पे डिडक्शन तो पीएल में भी ले सकता है, तो अगर वहां लिया तो फिर यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो खासकर ये बेसिकली ये सेक्शन उन लोग के लिए जो बेसिकली बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो बिजनेस अगर नहीं करेंगे तो उस केस में डिडक्शन कहाँ मिल जाएगा? उसको जीटीआई में से माइनस करने मिलेगा, 1.5 लाख तक का मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो फॉर्मूला हुआ एक्चुअल इंटरेस्ट और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट आती है अमेंडमेंट नंबर 14 एंड 15। 80 सेक्शन का ये 80CCD। 80CCD में क्या है कि इसमें पेंशन स्कीम है, इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं इसमें सिंपल सा बता देता हूँ कि जब पेंशन का पैसा बेसिकली एम्प्लॉय निकालता है, जब उसको बंद कर देता है या स्कीम को वो ऑप्ट आउट कर देता है, छोड़ देता है, तो जितना पैसा उसका बनता था जब वो निकाल लेगा तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? जितना उसका ड्यू बनता था उसका 40% तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, यानी 40% अमाउंट उसका जितना बनता था उतना एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। इस 40% को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 60%, यानी कि 20% से ये लिमिट बढ़ा दिया गया। तो ये बेसिकली उन लोगों को बेनिफिट दिया गया है, पहला अमेंडमेंट। दूसरा इसी सेक्शन का ही है। 80CCD में थोड़ा आपको बता देता हूँ दूसरे अमेंडमेंट को समझने के लिए। 80CCD में बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एंड इसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलके सैलरी का सर्टेन परसेंटेज, एम्प्लॉय का सैलरी का सर्टेन परसेंटेज एक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉय भी करेगा और एम्प्लॉयर भी करेगा। तो एम्प्लॉय करेगा उसको डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो एम्प्लॉय के लिए क्या हुआ? बेनिफिट। एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हुआ, बेनिफिट है तो सैलरी में क्या होगा? टैक्सेबल। यानी कि जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो 10 कर रहा हो, 12 करो, कितना भी कर रहा हो, उसके सैलरी में एज ए बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। हो गया, सैलरी बढ़ गया, ग्रोस सैलरी निकाल लिए, फिर उसके बाद फिर अदर हेड का इनकम निकाल लिए, जीटीआई निकाल लिए। अब आते हैं डिडक्शन में 80CCD। 80CCD बोलता है कि वो एसएससी जो पेंशन स्कीम का
पार्टिसिपेंट है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहा है, बोलता है उसको दो डिडक्शन मिलेगा, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, दूसरा किसका, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कितना मिलेगा, जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया उतना, और सैलरी का 10%, विच एवर इज लोअर, जो आएगा वो बेसिकली जीटीआई में से क्या हो जाएगा, -80 CCD 1 में। ठीक है, और रहा बात इसका, अगर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है बोलता है उसमें भी 80 CCD में डिडक्शन मिलेगा, कितना, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया उतना, और सैलरी का 10% विच एवर इज लोअर। ये सेक्शन का बेसिकली प्रोविजन है, यानी कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को डायरेक्ट डिडक्शन दे देते हैं, बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को पहले जोड़ते हैं फिर बाद में माइनस कर देते हैं। दोनों केस में डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10%। ओके, अब अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अगर कोई एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उस केस में जो डिडक्शन मिलता था 10% तक का, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 14%। ठीक है, आपको समझ में आया। तो अमेंडमेंट माना क्या है इसमें, कि जो डिडक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का मिलता था, एम्प्लॉइज को मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन का, जो पिछला साल तक 10% था उसको इस साल से कितना कर दिया गया, 14%, यानी डिडक्शन बढ़ गया उन लोग का 4% से। आते नेक्स्ट अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट नंबर 16। तो अमेंडमेंट नंबर 16 में सेक्शन 80 में अमेंडमेंट है, इसमें एक नया पॉइंट इंसर्ट किया गया 80C में। 80C में आपको ध्यान में होगा कि इंडिविजुअल और एचएफ वगैरह, एचएफ को डिडक्शन मिलता है 80C में कंट्रीब्यूशन और सेविंग्स करने पे, एलआईसी में कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया, ट्यूशन फी में कर दिया, वो सबका डिडक्शन मिलता है। एक नया पॉइंट इंसर्ट कर दिया इसमें 80C में, कि बोलता है कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम में, स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम में कम से कम 3 साल का वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चलना चाहिए वो स्कीम जो 80 CCD में दिया होगा पेंशन के लिए, और जिसको गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर दे, तो 80C में उसका डिडक्शन मिलेगा, जितना करेगा उतना। बट मैक्सिमम को पता है 80C में डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिलता है, 1.5 लाख तक का। तो ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम। फिर आते हैं उसमें अमेंडमेंट नंबर 17, 18, 19 में, ये अमेंडमेंट टीडीएस का है। तो टीडीएस अमेंडमेंट जो है वो पहला जो इसका पॉइंट है अमेंडमेंट का 194A। 194 में आपको ध्यान में होगा 194 में बेसिकली जो बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी की यहाँ जो हम लोग बेसिकली एफडी करते हैं या रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, और एफडी का इंटरेस्ट अगर 10,000 से क्या हो, ज्यादा हो, तो बैंक को 10% टीडीएस काटना होता है, पोस्ट ऑफिस को 10% टीडीएस काटना होता है। उस लिमिट को बढ़ा के 10 से बढ़ा के 40 कर दिया गया, यानी 40,000 से ऊपर अगर होगा तभी टीडीएस कटेगा, और अगर सीनियर सिटीजन होगा तो उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50,000, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक का जो इंटरेस्ट होगा बेसिकली उस पर टीडीएस कटेगा, उसके ऊपर अगर होगा तो उसके नीचे होगा टीडीएस नहीं कटेगा। 194A में टीडीएस का रेट 10% रहता है। दूसरा अमेंडमेंट है 194I। 194I में जो बेसिकली टीडीएस कटता है वो तब करता है जब टेनेंट लैंडलॉर्ड को, मालिक को रेंट दे रहा हो, बिल्डिंग का, मशीन्स का, फर्नीचर का। पहले ये लिमिट था कि अगर रेंट का जो अमाउंट है वो साल भर का 180 के ऊपर है तब टीडीएस कटता था। अब उस लिमिट को 180 से बढ़ा के 240 कर दिया गया है, यानी 240 से अगर ऊपर रेंट का अमाउंट होगा साल भर का, चाहे वो एक बार में दे या 2 बार में दे, तो टीडीएस कटेगा उस पर। ठीक है, तो लिमिट बढ़ा के 240 कर दिया गया। 194I टीडीएस कौन काटेगा, टेनेंट, किसका, लैंडलॉर्ड का। तो थर्ड अमेंडमेंट ये है 194DA में। 194DA बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ध्यान में होगा कि 80C में इंडिविजुअल्स जो होते हैं बेसिकली एलआईसी में प्रीमियम भरने का डिडक्शन लेते हैं, एलआईसी का प्रीमियम का। तो उसमें डिडक्शन देते वक्त ये ध्यान दिया जाता है कि सम एश्योर्ड का कितना % हम प्रीमियम भर रहे हैं। जनरली जो हमारा सम एश्योर्ड रहता है उसका 10% तक का डिडक्शन मिलता है, यानी 10% के ऊपर करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर सपोज करिए 4 लाख का लाइफ पॉलिसी है, इसका 10% निकालेंगे तो 40,000 आएगा, और कंट्रीब्यूशन अगर 12,000 कर दिया, सॉरी मान लीजिए 4 लाख का 10% 40,000 आया, और कंट्रीब्यूशन सपोज करिए 50,000 कर दिया एलआईसी का प्रीमियम का, डिडक्शन 50 का नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 40,000। मैक्सिमम कितना मिलेगा, पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 10%। अब ये तो हो गया डिडक्शन का। अब कभी ना कभी एलआईसी मैच्योर होगा, कभी ना कभी एलआईसी का पैसा मिलेगा डेथ होने पे या फिर मैच्योरिटी पे,
तो उस केस में जो LIC का पैसा मिलता है वो दो केस होता है, या तो वो एग्जेम्प्ट होता है LIC का पैसा या टैक्सेबल। डिपेंड करता है कि जब सम प्रीमियम का जमा किए थे 10% तक किए थे या उसके ऊपर किए थे। अगर 10% तक किए थे या उसके नीचे किए थे तो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(10)(d) में, और अगर 10% के ऊपर किए थे तो टैक्सेबल होगा। यानी कि कोई भी आदमी अगर LIC का प्रीमियम 10% के ऊपर भर रहा है सम एश्योर्ड का, तो जब LIC मैच्योर होगा तो उसका पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। तो उस पे LIC कंपनी क्या काटेगी? TDS। तो पहले TDS कटता था 1% ऑफ सम एश्योर्ड, जितना पैसा मिलेगा उसका 1% कटता था। इसको इस बार से चेंज कर दिया गया है, अब ये TDS कटता है 5%, बट सम एश्योर्ड पे नहीं, ओनली इनकम पे। 5% तो आपको ध्यान देना होगा। इनकम मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने सपोज करिए प्रीमियम 4 लाख का टोटल भरा और उसको सम एश्योर्ड मिला 7 लाख रुपया। प्रीमियम कितना भरा? 4 लाख का, और सम एश्योर्ड उसको मिला 7 लाख का, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 3 लाख। ये उसका इनकम हुआ। तो TDS जो खाली कटेगा वो किस पे कटेगा? 3 लाख पे कितना परसेंट? 5%। ये अमेंडमेंट हुआ इसका, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 194M में, ये भी TDS का ही अमेंडमेंट नंबर हमारा 20 है ये वाला। एक नया सेक्शन है 194M में। इसको थोड़ा बताने के पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। दो सेक्शन है 194C एंड 194J। 194C में ये होता है कि जो बेसिकली कस्टमर होते हैं जिससे काम करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कुछ भी काम करवाते हैं, कुछ बेसिकली बिल्डिंग बनवाना या कोई मान लीजिए कि कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसे करवाना, तो जो काम करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट यानी कस्टमर, और जो काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, जब उसको पेमेंट करते हैं तो TDS काटना होता है। ठीक है, TDS काटने का उसमें लिमिट है, 1 लाख के ऊपर अगर पेमेंट कर रहा है तो TDS साल भर का काटना होता है। अब ऐसे एक सेक्शन है 194J। 194J में बेसिकली अगर कोई हम किसी से काम करवा रहे हैं, वो आदमी प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई मान लीजिए कि कोई कंसल्टेंट है, उससे हम काम करवा रहे हैं, तो उसको फीस हम पेमेंट करेंगे। तो उस केस में भी हमको TDS काटना होता था। नॉर्मली 10% TDS कटता था। ठीक है, TCR के ऊपर अगर अमाउंट होता है तो 10% TDS कटता है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि इन दोनों सेक्शंस में एक चीज कॉमन है कि इंडिविजुअल और HCF अगर इनको पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को और किसको? प्रोफेशनल्स को, उनको TDS नहीं काटना है अगर उनका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ हो। यानी जो पैसा दे रहा है और उसका टैक्स ऑडिट अगर नहीं हो रहा है तो उसको TDS काटने का जरूरत नहीं है, काटेगा ही नहीं, भले ही पेमेंट उस लिमिट से 1 लाख या 30,000 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। यानी प्रोविजंस एप्लीकेबल 194C और J के नहीं होंगे। यानी इंडिविजुअल HCF TDS काटने से बच गया। अब उनके लिए एक नया सेक्शन है 194M। बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल HCF कॉन्ट्रैक्टर्स को और प्रोफेशनल्स को पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट का जो अमाउंट है वो साल भर का 50 लाख से क्या है? ज्यादा है। 50 लाख से क्या अमाउंट ज्यादा है, तो बोलता उस केस में 5% TDS काटना होगा पूरा अमाउंट पे। 5% TDS काटना होगा पूरा अमाउंट पे। ये तभी काटना है उन इंडिविजुअल HCF को जो 194C और J में कवर नहीं होते हैं। 194C और J में कवर नहीं होते हैं। और एक चीज और, इनको 10 नंबर लेने का जरूरत नहीं है, इनके पैन से काम हो जाएगा। कि अमेंडमेंट हुआ, TDS कितना कटेगा? 5% कटेगा। अमाउंट जो है वो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 10 लेने का जरूरत नहीं है। क्या चीज का वर्क होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल और प्रोफेशनल का। 194M। अगला अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 21 194N। ये है TDS ऑन कैश विड्रॉवल। बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है इसका कि जो बैंक्स वगैरह होते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह होते हैं, जिनके यहाँ किसी कस्टमर का, कंपनी का, किसी का भी खाता खुला रहता है, तो उन लोग कैश विड्रॉ तो करेगा। तो कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए जितना कैश कम विड्रॉ करे उतना अच्छा है। तो इस सेक्शन आया, इसमें बोलता है कि बैंक्स वगैरह को, पोस्ट ऑफिस वगैरह को अपने कस्टमर का जब वो विड्रॉ करेगा 1 करोड़ से ज्यादा कैश में, 1 करोड़ से ज्यादा कैश अगर विड्रॉ कर लेगा, जैसे विड्रॉ ज्यादा किया तो बैंक को 2% क्या काटना है? TDS। 2% TDS काटना है 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉल अगर किया तो। ये साल भर का लिमिट है, एग्रीगेट लिमिट है। किसको काटना है? बैंक और पोस्ट ऑफिस को। हाँ, अगर पेमेंट जिसको कैश विड्रॉ करना है वो बैंक ही है या गवर्नमेंट है या सोसाइटी है जो बेसिकली बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है, या पोस्ट ऑफिस है या फिर बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट है, बोलता है कि उनका कैश विड्रॉवल
अगर 1 करोड़ से ज़्यादा भी हो गया तो टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। ये अमेंडमेंट 1/9/19 से एप्लीकेबल हुआ है। आगे बढ़ते हैं अमेंडमेंट नंबर 22 में, टीडीएस का है 194 आई में। इसमें छोटा सा अमेंडमेंट है, का डेफिनेशन चेंज हुआ है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। 194 आई में क्या है, जब भी कोई बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रांजेक्शन होता है तो बायर कंसिडरेशन किसको देता है, सेलर को। तो उसमें 1% टीडीएस काटना होता है, बायर को कंसिडरेशन का 1% टीडीएस काटना होता है। अब कंसिडरेशन का डेफिनेशन नहीं था, तो डेफिनेशन अब क्लियर कर दिया। कंसिडरेशन बेसिकली किसका होगा, लैंड एंड बिल्डिंग का। डेफिनेशन ये है, कंसिडरेशन के अंदर ना सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, इसके अलावा कुछ भी पेमेंट अगर किया जा रहा है, जैसे क्लब मेंबरशिप फी का, कार पार्किंग फी का, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल, मेंटेनेंस का फी, एडवांस फी, कुछ भी यानी अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है जिसका लिंक उस प्रॉपर्टी से जिसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सारा अमाउंट पे टीडीएस कटेगा। इसमें डेफिनेशन खाली डाला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 139 में। 139 जो हमारा सेक्शन है, अमेंडमेंट नंबर 23 हमारे हिसाब से, इसमें बेसिकली प्रोविजन ये है कि ऐसे कौन से केसेस होंगे कि जिसका इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं हो रहा है, फिर भी उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। जनरली हमको ध्यान में होगा कि अगर किसी पर्सन का इनकम 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख, जैसा उसका एज होगा, तो उससे ऊपर अगर इनकम जाता है तो टैक्स पेमेंट करना होता है, तो रिटर्न फाइल करना क्या है, कंपलसरी। बट अगर किसी का इनकम उस अमाउंट से क्या है, कम है, तो बोलता है कि कुछ पर्सन को प्रिस्क्राइब किया गया है, वो पर्सन अगर इस नीचे की कैटेगरी में अगर आ गए तो उनका इनकम भले ही कम हो या ना हो, उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो पहला इसमें पॉइंट है कि अगर किसी पर्सन ने बैंक में करंट अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ से ऊपर अगर जमा कर दिया, बैंक में करंट अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ से ऊपर अगर जमा कर दिया, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरा, अगर किसी पर्सन ने फॉरेन ट्रैवल अपने या किसी और के ट्रैवल पे 2 लाख से ऊपर खर्चा कर दिया, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और तीसरा, अगर किसी पर्सन ने 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लिया, तो उस केस में भी उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होगा। ठीक है, और कुछ कंडीशन भी पूरा करना होगा उन लोग को। और एक पॉइंट और है इसमें कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स में सेक्शन 54 में कैपिटल गेन इनकम निकालते समय 54B, D सब में एग्जम्पशन मिलता है, GB तक। तो हो सकता है कि किसी का कुछ इनकम हो, मान लीजिए 54 का एग्जांपल अगर लें, जिसमें घर बेच के घर परचेज करना होता है। किसी का इनकम अगर कैपिटल गेन का 10 लाख है, उसने 8 लाख का घर परचेज करके 8 लाख का एग्जम्पशन ले लिया, तो उसका इनकम कितना हुआ, 2 लाख। 2 लाख तो 2.5 लाख से कम है, टैक्स देने का जरूरत नहीं है, रिटर्न फाइल क्या पता ना करे, वो मैंडेटरी नहीं, क्योंकि टैक्स नहीं देना है। तो इसमें अमेंडमेंट ये आया कि अगर कोई पर्सन 54 सीरीज में एग्जम्पशन ले रहा है और एग्जम्पशन लेने के पहले उसका इनकम एग्जम्पशन लिमिट 2.5, 3 या 5 से क्या था, ज्यादा था, तो उसको रिटर्न फाइल करना क्या होगा, कंपलसरी। ठीक है, समझ में आ गया। 54 सीरीज का एग्जम्पशन लेने के पहले अगर किसी का इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा था, तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। हम अगला अमेंडमेंट में आते हैं, अमेंडमेंट नंबर 24 में। हमारे हिसाब से ये अमेंडमेंट जो है बेसिकली असेसमेंट का है, सेक्शन 139 में। तो इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जो बेसिकली हम जानते हैं कि जो भी पर्सन के पास इंडिया में पैन है, उसको आधार नंबर लेना मैंडेटरी है, क्योंकि पैन को आधार को पैन से लिंक कराना जरूरी है। तो इसमें सेक्शन 139A में इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन आधार का बताता है। बोलता है हर आदमी जिसके पास बेसिकली जिसको पैन कोड करना है, बट पैन है नहीं उसके पास और आधार नंबर है, तो बोलता है वो पैन के बदले में वो आधार नंबर से काम चला सकता है, फिर उसको बाद में पैन लोड किया जाएगा। पहला पॉइंट, इंटरचेंज हो रहा है। दूसरा, कोई पर्सन किसी को पैन है और उसको आधार से लिंक करवा लिया, ठीक है, तो बोलता है कि जहाँ पैन देना है वहाँ पैन देने का जरूरत नहीं, आधार भी देगा तो काम चल जाएगा। और तीसरा बोलता है कि कोई पर्सन अगर आधार को पैन से लिंक नहीं करवाएगा टाइम लिमिट तक, जो बढ़ते जा रहा है, पहले दिसंबर तक था, उसको फिर मार्च किया, फिर आगे जून तक बढ़ गया है, जो लिंक नहीं कराएगा तो बोलता है उसका पैन क्या हो जाएगा, इनऑपरेटिव। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 89, हमारा अमेंडमेंट है 25 नंबर, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट ऑफ रिलीफ प्रोवाइडेड।
सेक्शन 89 में बेसिकली रिलीफ मिलता है, जैसे कभी किसी को सैलरी अरियर का मिल जाए, पिछला 3 साल का 4 साल का, तो सैलरी बढ़ जाएगा, टैक्स भी बढ़ जाएगा। तो पहले मिलता तो कम टैक्स लगता, तो उसको रिलीफ मिलता है। एडवांस सैलरी मिल जाए तब भी रिलीफ मिल जाता है। तो अमेंडमेंट ये है, एक्चुअली अमेंडमेंट बैक डेट से किया गया रेट्रोस्पेक्टिवली। खाली ये बोला गया इसमें कि 140 का ए का सेल्फ असेसमेंट करते समय, 143 का असेसमेंट करते समय और ये 234 ए बी सी का इंटरेस्ट निकालते समय जो भी टैक्स लायबिलिटी निकाला जाएगा, पहले आपको रिलीफ अलो करना है, उसके बाद ही ये सब किया जाएगा। तो टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। और ये अमेंडमेंट जो हुआ रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से हुआ, 13 साल पहले 2007-8 से हुआ असेसमेंट ईयर। उसके बाद हमारा अमेंडमेंट नंबर 2627। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स में पैन आधार को आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं, मतलब पैन आधार कोड करना जरूरी होता है। तो अगर कोई आदमी पैन आधार को कोड ना करे, जहाँ उसको कोड करना था, तो ये उसको 10,000 तक का हर डिफॉल्ट पेनल्टी लगा सकते हैं, यानी 3 बार डिफॉल्ट अगर हुआ तो 30,000 तक का पेनल्टी लग सकता है। तो ईओ का डायरेक्शन है, डिस्क्रिशनरी पावर है उसका, नहीं डायरेक्ट। ये अमेंडमेंट हुआ है 1/9/19 से। अगला है टू सेक्शन 276(c). इसमें ये दिया हुआ है सेक्शंस में कि बेसिकली जिस पर्सन को रिटर्न फाइल करना था, अगर वो रिटर्न फाइल ना करे विलफुली, तो उसके ऊपर प्रोसीडिंग होगा, कार्रवाई होगा अंडर सेक्शन 276(c) में। तो बोलता है कि अगर कोई पर्सन विलफुली रिटर्न फाइल ना करे तो प्रोसीडिंग तो होगा, लेकिन प्रोसीडिंग होने से पहले एक कंडीशन था पहले कि उसका जो टैक्स बनेगा रेगुलर असेसमेंट में, टीडीएस वगैरह एडजस्ट करने के बाद, एडवांस टैक्स एडजस्ट करने के बाद, वो 3,000 से ऊपर होना चाहिए, तभी प्रोसीडिंग होगा, तभी प्रोसीडिंग का नहीं होगा। इस 3,000 के लिमिट को 10,000 कर दिया गया, यानी कि अगर कोई पर्सन विलफुली रिटर्न फाइल नहीं करे और जब उसका रेगुलर असेसमेंट होगा तो उसका जो टैक्स अगर 10,000 से नीचे है तो ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 10 के ऊपर अगर बनता है तब ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। फिर आते हैं अमेंडमेंट नंबर 28 में, डीम्ड एक्रूवल ऑफ गिफ्ट इनकम। गिफ्ट इनकम को पता है सेक्शन 56(2)(10) में आता है, ठीक है। उसमें कुछ एग्जम्पशंस भी है। इसमें खाली ये दिया हुआ डीम्ड इनकम का एग्जांपल है, ये वाला डीम्ड इनकम में एग्जम्पशन किया है कि कोई भी अगर पर्सन बेसिकली इंडिया का जो रेसिडेंट है, वो इंडिया का कोई मनी जो उसके कंट्रोल में होगा या कोई प्रॉपर्टी जो उसके पास है, 5 जुलाई 19 को या उसके बाद, ठीक है, इंडिया के बाहर किसी पर्सन को ट्रांसफर करता है, देता है, ठीक है, गिफ्ट में देता है, तो बोलता है उस केस में जिस आदमी को ये मिल रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में था, कैश इंडिया में था और वो आदमी इंडिया के बाहर है, तो बोलता है उस आदमी का ये डीम्ड इनकम माना जाएगा। बोलता है ये जो इंडिया प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है उसको डीम्ड इनकम माना जाएगा और टैक्सेबिलिटी जो इसका होगा गिफ्ट के हिसाब से वो 56(2)(10) के हिसाब से होगा। यानी कि इनकम तो हो गया, लेकिन हो सकता है वो रिलेटिव से मिल रहा हो, एनजीओ से मिल रहा हो, तो उस केस में एग्जम्पशन जो रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। डीम्ड इनकम का लिए ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अमेंडमेंट नंबर 29। इसमें बेसिकली क्या है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर का पावर है कि इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी से कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा मांग सकता है। तो उसमें कुछ लिमिट था, उसको हटा दिया है। ऑलरेडी कुछ पर्सन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सबमिट करते हैं, ज़्यादा कैश जमा करने पे, कुछ ट्रांजैक्शन पे इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, बट कुछ पर्सन सबमिट नहीं करते, उनकी लिमिट एप्लीकेबल हो जाता है। तो एक्चुअली रिटर्न जब हम ऑनलाइन फाइल करते हैं तो ऑलरेडी उस रिटर्न में कुछ डेटा पहले से प्री फिल किया हुआ रहता है। जब हम साइट में जाकर रिटर्न फाइल करते हैं तो ऑलरेडी डेटा प्री फिल किया हुआ रहता है, नाम, एड्रेस, पैन नंबर, ट्रांजैक्शंस। तो बोलता है कि इस प्री फिल रिटर्न को भरने के लिए, ठीक से इंफॉर्मेशन डालने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर दिया गया है कि सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड पर्सन जो ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं वो तो है ही है, उनके अलावा सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड पर्सन को मैंडेटरीली कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा देना होगा, मैंडेटरीली कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट ब्यौरा देना होगा, ठीक है। उसमें जो थ्रेशोल्ड का लिमिट था 50,000 का, एग्रीगेट में वो हटा दिया गया, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं अमेंडमेंट नंबर 30 में। अमेंडमेंट नंबर 30 को इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब किए हैं कि जिसके चलते पेमेंट आप कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसको समझने के पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि पीजीबीपी में आपने कुछ सेक्शन पढ़े होंगे, जैसे 35AD
स्पेसिफाइड बिजनेस, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। 40 कैपिटल ए, जिसमें 40 कैपिटल 3, जिसमें बेसिकली 10,000 से ऊपर अगर कोई खर्चा करना हो तो सिंगल डे में बिल का, तो अगर कैश में करेंगे तो खर्चा पीएल में डेबिट नहीं होगा। कैसे करना होता है, अकाउंट पे चेक से करना होता है, डीडी से करना होता है, या फिर ईसीएस से भी कर सकते हैं। एक 40 नोशनल एक्चुअल कॉस्ट है, 43 सीएमए लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करते हैं रियल एस्टेट डीलर, जिसमें एडवांस में नहीं आता है उस तरह से। फिर एक 44 एडी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, इसमें भी ऑनलाइन ट्रांसफर का बात करता है। 80 डबल जे डबल ए में भी एडिशनल एम्प्लॉय का सैलरी का डिडक्शन मिलता है 30% तक, 3 साल तक मिलता है, तो उसमें भी सैलरी को ऑनलाइन या फिर अकाउंट पे से देने का बात करता है। तो ये जो सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें बेसिकली 3 मोड प्रिस्क्राइब ऑलरेडी किए हुए हैं। अकाउंट पे चेक, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अकाउंट पे चेक, दूसरा अकाउंट पे डीडी, और तीसरा ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बैंक के थ्रू। ये 3 सिस्टम से पेमेंट करेंगे या आएगा तभी इस सेक्शन में डिडक्शन या बेसिकली वो टैक्सेबिलिटी का बेनिफिट जो भी रहता है वो मिलता है, अलाउंस मिलता है। तो कुछ और भी मोड हैं जिसके चलते पैसा रिसीव होता है या दे सकते हैं बैंक के थ्रू, बट वो कैश नहीं होता, तो उस मोड को प्रिस्क्राइब किया गया है, बस यही अमेंडमेंट है। जैसे यूपीआई से भी करेंगे, मोबाइल पेमेंट करते हैं, गूगल पे करते हैं, वो सब भी मोड प्रिस्क्राइब्ड है, वो बैंक से ही माना जाएगा। तो जैसे अगर 40A का हम बात करें, कुछ खर्चा अगर हमको पेमेंट करना है 3 का 10,000 से ऊपर, अकाउंट पे चेक से करेंगे अलाउड है, डीडी से करेंगे अलाउड है, ईसीएस से करेंगे अलाउड है, गूगल पे से करेंगे अलाउड है, यूपीआई से करेंगे अलाउड है। तो कुछ मोड प्रिस्क्राइब किए हैं वो इसमें डाल दिए गए हैं, तो सब में डोज डाल दिया एक साथ। तो अमेंडमेंट हमारे असेसमेंट ईयर 2021 यानी प्रीवियस ईयर 19-20 से एप्लीकेबल हो चुका है। बट 3 सेक्शन हो रहे हैं, 269SS, 269ST और 269T। इसके अंदर भी अमेंडमेंट हुआ है इसी चीज का, लेकिन वो डेट उसका 1 सितंबर 2019 है, 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ है। तो सेक्शन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। 269SS में क्या दिया हुआ है? 269S मना करता है कि अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं 20,000 के ऊपर तो कैश में मत लीजिए, नहीं तो उतना का पेनल्टी है। तो अगर 20,000 के ऊपर लेना है तो अकाउंट पे चेक से लो, डीडी से लो या ईसीएस से लो। अब यूपीआई से भी ले सकता है, मोबाइल पेमेंट से भी ले सकता है, तो कोई डिसअलाउंस इसमें नहीं होगा, पेनल्टी नहीं लगेगा। वैसे ही 269ST में भी दिया हुआ है। ये क्या मना करता है बेसिकली कि 2 लाख से ऊपर किसी से कैश रिसीव नहीं करना है। वो लोन था, ये कैश रिसीव नहीं करना है सिंगल डे में, ठीक है। और 269T में क्या बोलता है, अगर हम लोन किसी से लेके वापस कर रहे हैं तो वो भी कैश में नहीं देना, वो भी डीडी से या चेक से या फिर ईसीएस, अब यूपीआई से भी कर सकते हैं वापस, गूगल पे से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 31। अमेंडमेंट नंबर 31 में बेसिकली ये दिया हुआ है कि जो भी बिजनेस एसएससी, नया सेक्शन आया है इसमें 269SU, जो भी बिजनेस एसएससी कंपनी पार्टनरशिप जो भी है, जिनका पिछला साल का, हम लोग का रेलेवेंट ईयर है 1920, पिछला साल कौन सा हुआ हमारा, पिछला से पिछला 18-19, जिसका 18-19 में टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा रहा होगा प्रीवियस ईयर में, तो उनको इस साल अपने कस्टमर को जिससे पैसा आना है सेल का, उनको कुछ मोड्स का बेनिफिट देना है कि आप इस तरीके से भी हमको पैसा दे सकते हैं। चेक से तो देता ही है, डीडी से भी देता ही है, ऑनलाइन भी ट्रांसफर करता है, ये तो पहले से था, लेकिन कुछ और तरीके भी दिए हैं जो उनको बेनिफिट देना है कस्टमर को, ठीक है। जैसे क्यूआर कोड से ट्रांसफर करना या फिर कार्ड से स्वाइप करके ट्रांसफर करना, तो ये तरीके भी उनको देने होंगे। पेमेंट करे ना करे वो सेकेंडरी मैटर है, उनको वो मेथड्स देने हैं, तरीके देने हैं कि आप इस तरीके से भी हमको पेमेंट कर सकते हैं। जहां फेलियर हुआ तो 5,000 दिन का पेनल्टी है, 5,000 दिन का पेनल्टी, एक दिन का, 10 दिन हुआ तो 50,000 पेनल्टी। फिर आते हैं उसके बाद अमेंडमेंट नंबर 32 में। अमेंडमेंट नंबर 32 में टैक्स रेट का बात करेंगे हम लोग। जो स्लैब रेट होते हैं हमारे इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के, वो चेंज नहीं हुए हैं, जो पहले थे वही हैं। 18-19 में जो थे वही 19-20 में एप्लीकेबल हुए हैं। तो उसमें एग्जम्पशन लिमिट का बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल वेरी सीनियर सिटीजन 80 साल या 80 साल के ऊपर रेसिडेंट है, 5 लाख तक का इनकम एग्जेम्प्ट है। इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन रेसिडेंट 60 साल या उसके ऊपर बट 80 के नीचे तो 3 लाख तक का एग्जेम्प्ट है। और बाकी जो इंडिविजुअल्स बच गए 1 और 2 को, ए और बी को छोड़ के, एचईएफ, एओपी, बीओआई, नॉन रेसिडेंट, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनका लिमिट कितना होगा, 2.5 लाख तक का एग्जेम्प्ट है। 2.5 लाख के ऊपर होता है 5 लाख तक,
5%, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर कितना 30%। ये जो रेट स्लैब अभी रहेंगे, स्लैब के रेट है। फिर उसके बाद पहले ही मैं एक बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ये स्पेशल रेट है, ये जो बेसिकली आपको ध्यान देने हैं, ये स्लैब में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये वही के वही हैं। लॉटरी का जो टैक्स रेट है वो 30% रहेगा, लॉन्ग टर्म का 112 में रहता है 20%, शॉर्ट टर्म गेन 111 का रहता है 15%, डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से आता है 10 लाख तो एग्जेम्प्ट है, 10 लाख के ऊपर 10%, और 112 में लॉन्ग टर्म गेन अगर हुआ शेयर्स वगैरह में, लिस्टेड शेयर जो होता है 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, बाकी पे उस पर 10% लगेगा। हम वापिस आते हैं एक बार अपना, हाँ, अमेंडमेंट नंबर 33 में रिबेट अंडर सेक्शन 87 इसमें अमेंडमेंट हुआ है। पहले जो रिबेट मिलता था वो 3.5 लाख का इनकम के नीचे मिलता रहा, 5 लाख हो गया लिमिट। रिबेट कितना मिलेगा, किसको मिलेगा? रिबेट लेने के लिए इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए। कितना मिलेगा रिबेट? 12,500, और जितना टैक्स बनता है विच एवर इज लोअर। 12,500 जितना टैक्स बनता है विच एवर इज लोअर। ठीक है, उसके बाद रिबेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। फिर है अमेंडमेंट नंबर 34 सरचार्ज। सरचार्ज ये मैं जो बात कर रहा हूँ बेसिकली इंडिविजुअल एचएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन का बात कर रहा हूँ। 50 लाख तक का सरचार्ज मतलब क्या हुआ? टैक्स पे टैक्स। ठीक है, 50 लाख तक का नेट इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख के ऊपर अगर होगा, बट 1 करोड़ के नीचे है, अब 2 है, जितना टैक्स बनेगा उसका 10% टैक्स और देना होगा, सरचार्ज बोलते हैं उसको। और अगर 1 करोड़ के ऊपर हुआ लेकिन 2 करोड़ तक है तो कितना? 15%। और अमेंडमेंट ये आया है बेसिकली सरचार्ज का रेट सुपर रिच इंडिविजुअल्स के लिए बढ़ा दिया गया, जिसमें एओपी बीओआई भी कवर होंगे, लेकिन वो 111 और 112 का इनकम नहीं होना चाहिए, मतलब बाकी इनकम के चलते उसका इनकम बढ़ना चाहिए। कितना सरचार्ज? 2 करोड़ के ऊपर और 5 करोड़ के नीचे 25% सरचार्ज, यानी जितना टैक्स बनेगा उसका 25% और ऐड हो जाएगा। और अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो कितना? 37%। वो ज़्यादा सरचार्ज है, लेकिन मार्जिन रिलीफ मिलेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में मार्जिन रिलीफ को। उसके बाद हम आते हैं, लास्ट में स्लाइड है अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, अमेंडमेंट नंबर 1 सैलरी का स्टैंड डिडक्शन था। अमेंडमेंट नंबर 2 यह सुपरटी का आपका 2 घर एसओ वाला था और इंटरेस्ट ऑन लोन का था। 3 एंड 4 में पीजीपीपी का था। 43D एंड 43B। 7 और 8 अमेंडमेंट जो था सेक्शन 54 जीबी में था। 12 से 16 जो अमेंडमेंट है मेरे शीट में जो स्लाइड में दिया हुआ है, 80C डबल CD और 80E 80EB नया सेक्शन है, ई और EB आने का चांस है। 17 से 22 का TDS में अमेंडमेंट है, कुछ सेक्शन नए भी आए हैं कैश विड्रॉल वगैरह पे सेक्शन। फिर उसके बाद डीम्ड एक्रूवल ऑफ गिफ्ट इनकम 28 अमेंडमेंट नंबर है हमारा। रिबेट में अमेंडमेंट हुआ और सर्च में अमेंडमेंट हुआ, इसको आप ध्यान रखिएगा। कुछ भी आप पढ़िए, इसको देखिए, शीट से पढ़िए जो आपके पास अवेलेबल है। कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आप मेरे से डिमांड कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी और वो फ़ोन नंबर नीचे दिया रहेगा। ठीक है, वीडियो के नीचे आप उसको देख के मेरे को मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैं उसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, पूरा अमेंडमेंट एक साथ पढ़ सकते हैं। कहीं भी डाउट होगा क्वारी रेज करिए कमेंट्स में, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।